ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश पुस्तक को पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा को पढ़ें। ठीक है, 12 कक्षाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। ये ग्रंथ है, इस पुस्तक को पढ़ा रहे हैं। और मित्रों, यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो पहले पीछे की कक्षाएं पढ़ के आइएगा। अष्टाध्यायी प्रवेश नाम की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, चलिए। गत कक्षा में हमने समाज प्रकरण पढ़ रहे थे, तो समाज प्रकरण में हमारा काफी हो गया था। ठीक है, समास क्या होता है आदि आदि बातों पर हमने विचार कर लिया था। ठीक है, और अव्ययी भाव समास भी आपको पूरा हमने जितना संक्षिप्त में, अभी ये पूरा नहीं ध्यान रखेंगे, ये केवल आपके प्रवेश के लिए है। और ये तत्पुरुष समास भी आपको तत्पुरुष के जितने भेद थे 10 वो कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है जी, ये आपके भेद 10 कंप्लीट हमारे पूर्ण हो गए। अब आता है इसके बाद तीसरा समास। जो 4 भेद थे मुख्य, उसमें तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये नाम है बहुव्रीहि। एक अव्ययी भाव समास, एक तत्पुरुष समास और तीसरा बहुव्रीहि। यहां पर इसकी परिभाषा बताते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें कि बहुव्रीहि ये बहुव्रीहि है। तो पहचान के लिए आचार्यों ने एक ये वाक्य बनाया है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। कि जिस समास में जो शब्दों का जिन शब्दों का समास हुआ है, उन शब्दों को मिलाकर के जो समस्त पद बना है, वो उन शब्दों के अर्थ को नहीं कहता, उन शब्दों से भिन्न किसी नए अर्थ को कहता है। अन्य पदार्थ माने, अन्य माने किसी नए पदार्थ का ज्ञान कराने वाला मुख्य रूप से जो समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक हमने आपको ये पद बताया था, मैं बता देता हूं, समझा देता हूं मैं, क्योंकि पुस्तक तो उतना ही बताएगी। ये आपको बताया था राजपुरुष। ये तो राजपुरुष में क्या होता है, मुख्य अर्थ किसका होता है, पुरुष का। पुरुष, पुरुष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है, मानिएगा राजपुरुष शब्द का समास हुआ 2 का, तो न तो राजा का, राजा उसमें हमें ज्ञात होगा, न पुरुष, कोई और तीसरे का हमें बोध होगा। इसी को कहते हैं अन्य पदार्थ, उसी को कहा है अन्य पदार्थ। ठीक है, तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिस समास में समास किए हुए पदों से भिन्न अर्थ का बोध होता हो, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, अनेकम अन्य पदार्थे। जो परिभाषा बनी है वो इसी से बनी है, अनेकम अन्य पदार्थे। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 24वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं अनेक पदों का वह समास
जो समास में आने वाले पदों से भिन्न पद के अर्थ को व्यक्त करे उसे बहुव्रीहि सा कहते। ठीक है जी। क्या ये सूत्र का अर्थ बता रहा है, अनेक पद मान अनेक का दो या दो से अधिक का वह समास जो समास में आने वाले पदों से भिन्न, जो समास में पद आए शब्द आए उनसे भिन्न किसी शब्द का अर्थ का बोध कराता है, व्यक्त करता है, उसको ही बहुब्री कहते हैं। जैसे यहां पर दिया उदाहरण, चित्राह गावो यस्य सह चित्रगुः, ये समास हो गया चित्रगुः में। इसके अंदर कौन कौन से शब्द हैं? एक तो चित्र शब्द है और एक है गो। ठीक है, ये तो बहुवचन का रूप है। तो चित्र, चित्र का अर्थ होता है चितकबरा और गाय का अर्थ होता है गाय। तो यहां पर क्या है, इसका चित्राह गावा का अर्थ है चितकबरी गाय, परंतु जब इसका समास कर देंगे, समास करके चित्रगुह बनता है, तो चित्रगुह का अर्थ चितकबरी गाय नहीं होता, चितकबरी गाय नहीं होता। क्या होता है? चितकबरी गाय हैं जिस ग्वाले के पास में, उस ग्वाले का बोध होता है। चितकबरी हैं गाय जिसकी, यहां समस्त पद चित्रगो में चित्र और गो शब्द अपने से भिन्न वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं। भिन्न माने ग्वाले का प्रकट करते हैं। भाई ग्वाले का, ग्वाले को कहने वाला तो कोई शब्द नहीं है इसमें है, और जिनको कहने वाले शब्द है उनका अर्थ का बोध नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ये है भिन्न वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों से भिन्न मनुष्य को प्रकट किया है यहाँ पर। चित्रा गावा न चितकबरा न गाय, यहाँ पर क्या है तो उससे भिन्न मनुष्य का बोध हो रहा है, ग्वाले का। एक उदाहरण से आपको काफी समझ आ गई होगी कि बहुब्री समास में ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है, इतना ही समझ बनानी है। इस समास की विग्रह अवस्था प्रकट करने के लिए येन यस्य अनेन अस्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, जब विग्रह करते हैं, जब शब्दों का हम विग्रह करते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो वहां पर उसके पीछे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर येन, कहीं पर यस्य, कहीं पर अनेन, कहीं पर अस्य, कहीं पर यस्मई, यस्मई भी होता है, यम भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे कि किसका, तो ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी, परंतु इसका दिखाने के लिए, अर्थ दिखाने के लिए, अन्य पदार्थ के अर्थ बताने के लिए। जैसे यहाँ पर ये न, यदि स्त्रीलिंग को बताना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये न का या हो जाएगा। तो वो जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अनेन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चित्रा गावो यस्य, यहाँ पर यस्य, चितकबरी गाय हैं जिसकी, यहाँ पर जिसकी अर्थ में निकालना इसलिए यस्य लगा रहे हैं। यदि कोई स्त्री होगी तो फिर क्या करेंगे, यस्याह, चितकबरी गाय हैं जिस स्त्री की, तो यस्याह करेंगे। तो ये तो वहां पर हमें देख करके लगाना होगा क्या अर्थ लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुब्री समास के लिए अभी आप इतना ही समझ लीजिएगा। ठीक है, कि बहुब्री समास में क्या होता है, जिन पदों का समास होता है उन पदों से भिन्न किसी अन्य पदार्थ माने शब्द के अर्थ का बोध होता है। ठीक है, चलिए अब चलते अंतिम समास। अंतिम समास है द्वंद्व समासः। द्वंद्व की परिभाषा बताते हैं, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। ठीक है, जिस समास में सभी पदों के अर्थ की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें क्या हो रहा था, देखिए शुरू से चलते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या था, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता थी। तत्पुरुष समास में क्या थी, उत्तर पद के प्रधानता थी।
बहुब्रीहि समास में क्या थी, किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता। इसमें यह होता है कि समास के अंदर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ प्रदान होता है, कोई गौण नहीं होता, कोई गौण नहीं होता। ये इसकी विशेषता, वही कहा उभय पदार्थ का अर्थ है सभी पदों के अर्थ प्रधान जिस समास में होते हैं वो समास होता है द्वंद्व। ठीक है, अब आइएगा प्रश्न है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। आप इसके द्वंद्व समास की पहचान तो बता दी वैसे, ठीक है, फिर भी और आगे धीरे धीरे समझा रहे हैं। उत्तर दिया आचार्य जी ने, चार थे द्वंद्व। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है, जिस समास में च माने और का अर्थ हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। एक मोटी सी पहचान कि जिस समास में च का अर्थ अंदर प्रवेश किया हुआ हो, जब हम उसका अर्थ करें तो और आ रहा हो। ठीक है, च का और, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण इसका अर्थ क्या है, राम और लक्ष्मण। विग्रह करेंगे तब भी च पीछे लगेगा। ठीक है, दोनों के पीछे लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो राम लक्ष्मण का राम और लक्ष्मण बीच में क्या है, च का अर्थ है समास में। तो ये क्या है, राम और लक्ष्मण, यहां पर दोनों कहे जा रहे हैं। राम लक्ष्मण गच्छता का अर्थ है राम भी जा रहे हैं लक्ष्मण भी जा रहे हैं, दोनों की प्रधानता। ठीक है, आइए प्रश्न है, द्वंद्व के कितने भेद होते हैं, इसके भी कोई भेद होते हैं। तो कहते हैं उत्तर है दो भेद हैं इसके। एक है नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व और दूसरा है समाहार द्वंद्व, ये दो ही भेद हैं इसके। ठीक है, प्रश्न है इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या है। फिर द्वंद्व की पहचान तो बताई, पर अब इन दोनों की अलग अलग पहचान कैसे करेंगे। तो कहते हैं, उत्तर आइएगा, बहुत सरल भाषा में पुस्तक बनी है जी, बहुत सुंदर। उत्तर है क, इतरेतर द्वंद्व समास हमेशा द्विवचन या बहुवचन में होता है, ध्यान रखेंगे। क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास में दो शब्दों से कम का तो समास नहीं होता, दो से अधिक का होगा। तो दो शब्दों का होगा तो द्विवचन आएगा उसमें, और दो से अधिक होंगे तो बहुवचन आएगा। अर्थात एक वचन कभी कहीं नहीं दिखेगा। एक ये पहचान है। दूसरी पहचान है, इतरेतर द्वंद्व समास में भी तत्पुरुष के समान उत्तर पद के लिंगानुसार समस्त पद का लिंग होता है। तत्पुरुष में जैसे उत्तर पद का जो लिंग होता है पुल्लिंग या नपुंसक लिंग से, उसके अनुसार समस्त पद का। तो इसमें भी क्या होगा, दो शब्द तीन शब्द होंगे, सभी प्रधान होंगे, परंतु अंत में जो शब्द आ रहा होगा, जिस लिंग वाला आ रहा होगा, तो उस समस्त पद का वही लिंग हो जाएगा और वचन संख्या के अनुसार हो जाएगा। जैसे देवदत्तश्च मोहनश्च, देवदत्त मोहन, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, देवदत्त और मोहन, ये अंत वाला शब्द क्या है, मोहन पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है वैसे। ठीक है, तो देवदत्त मोहन द्विवचन हो गया और पुल्लिंग भी हो गया ये शब्द। ऐसे देवदत्तश्च मोहनश्च सोहनश्चेति, देवदत्त मोहन सोहना, तो यहाँ पर तीन है तो ये तीन हो गए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो सारे ही पुल्लिंग है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, पर अंत में इसके अनुसार निर्णय होगा। यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता तो ये स्त्रीलिंग बनता, ध्यान रखेंगे। क्या बनता, स्त्रीलिंग बन जाता है। अभी शायद इसमें उदाहरण देंगे ये। इसमें नहीं दिया, मैं बताता हूं आपको, चलिए। अब मानिएगा, जैसे यहां पर हम करें देवश्च सीता च, अब इनका दोनों का समास करेंगे तो क्या बनेगा, देव
द्विवचन आएगा तो इसके अनुसार आएगा। अब ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में चलेगा, द्विवचन में सीते ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे, देव सीते। ठीक है, अब ये शब्द क्या कहेंगे, समस्त पद स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि इसके अंत में स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग का तो दिखा दिया था। ऐसे ही नपुंसकलिंग का मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे ए, रामः और रमा, एक मिनट, रामः च रमा च गृहम च। ठीक है, ये पुल्लिंग हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, नपुंसकलिंग, अंत में ये है। तो अब इसका रूप बनेगा राम रमा गृहाणी। बहुत है तो बहुवचन हो जाएगा, ये नपुंसकलिंग हो गया। ये अब समस्त पद क्या हो गया, नपुंसकलिंग। ये बात आपको समझनी है, ये वैसे आगे समझेंगे पर मैंने पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आया प्रश्न, समाहार द्वंद्व की क्या पहचान है, इतरेतर द्वंद्व की पहचान बता दी समाहार की। उत्तर देते हैं, समाहार द्वंद्व समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है जी। क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है और समूह का बोध होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे हस्तौ च पादौ च इति हस्तपादम, हस्तपादम का अर्थ हो गया हाथ पैर, समूह में। अब यहाँ संख्या का बोध नहीं हो रहा, हाथ पैर दोनों ही प्रधान है, ये भी प्रधान ये भी प्रधान, परंतु समूह का बोध होता है, इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन में ही हमेशा रहेगा। ठीक है, ऊपरी लिखित समासों को अच्छी प्रकार स्मरण करें, इन्हीं के आधार पर सूत्रों में समास छांटना सरल हो जाएगा। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाए ना वो समास करके बनाए हैं, तो इसलिए अब आप अच्छी प्रकार से ऊपर जितना बताया उतना याद रख लें, तो आप सूत्रों में जो शब्द पड़े हुए हैं उनका समास कर सकेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब यहां पर इन्होंने अभ्यास दिया है, ये अभ्यास करना है आपको, मुझे नहीं करना। क्या करना है अभ्यास, समास किसे कहते हैं बताओ। पहले अपने हिसाब से आपने क्या समझा उसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा कॉपी पर, और पीछे जो बताया उसे मिलान कीजिएगा। शब्दशः नहीं रटना आपको, भाव मिलना चाहिए। क्या भाव, आपका भाव और जो यहां बताया था वो भाव मिलने चाहिए, शब्द नहीं मिलाने आपको, ध्यान रखेंगे। ये आप लिखिएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास के सभी भेदों को उदाहरण सहित लिखिएगा। तो पहले तत्पुरुष समास के भेद के सभी भेद हैं, ठीक है, जो कितने भेद हैं वो भेद लिखिएगा और उसके उदाहरण भी लिखिएगा जैसे वहां पर बताएं। ठीक, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, देख के लिख लीजिएगा आप एक बार, तो भी बुद्धि में स्थित हो जाएंगे। नंबर 3 है दुख प्राप्त उपाग्नि वृकभयम चित्रगो हस्तपादम। शब्दों में कौन कौन से समास हैं ये आप बताइएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया है, ये स्वयं लिखेंगे, स्वयं इसका उत्तर करना है आपको इसी पुस्तक में देख के। नंबर 4, इतरेतर द्वंद्व की क्या पहचान। इतरेतर द्वंद्व समास की क्या पहचान है जो बताई थी आपको अभी, वो लिखिएगा, भाव मिलना चाहिए आप। ठीक है, ये तो हो गया आपका समास का पूरा अध्ययन, पूरा अर्थात जितना प्रवेश के लिए चाहिए। यदि आपको इतना समास का ज्ञान नहीं है तो फिर आप अष्टाध्यायी के सूत्रों को नहीं समझ सकते, ध्यान कर लीजिए। आइएगा, सूत्रों में समास की पहचान एवं विग्रह। अब प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सूत्रों में समास की पहचान और विग्रह कैसे होता है। ठीक है,
सूत्र दिया वृद्धिरादैच, कई बार आ चुका है। अब विग्रह इसमें कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे आचा ऐच आदैच। इसमें क्या है? वृद्धि और आदैच में समास है, वृद्धि में कोई समास नहीं है। तो आदैच जो पद है उसमें समास है, आचा ऐच ऐचेति आदैच। आ और ऐच समाहार द्वंद्व समास है, इसके अंदर क्या है? इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन है। क्या है? नपुंसकलिंग एक वचन। ये हलंत शब्द है, इसलिए इसके रूप ऐसे ही चलेंगे। यहां च के अर्थ में एक वचन नपुंसकलिंग होने से समास का नाम समाहार द्वंद्व है। तो च का अर्थ आ रहा है यहां पर च, और एक वचन नपुंसकलिंग है ये, इसलिए कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व। अभी पढ़ा था, ठीक है। अब और आइएगा आगे। अदेंग गुण विग्रह इसमें किया है अच्छ एंग च अदेंग। इसमें आता है आ और एंग, इसका अर्थ निकल के आता है। यहां भी च के अर्थ में समास है तथा नपुंसकलिंग एक वचन होने से समाहार द्वंद्व समास जानना चाहिए। नपुंसकलिंग एक वचन है। अब आप कहें कैसे पहचानेंगे? तो ये धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे संपूर्ण अष्टाध्यायी, तो धीरे धीरे सब आपको पता लगेगा। अभी तो प्रवेश हो रहा है ना आपका, अभी आप मास्टर नहीं बन रहे। मास्टर बनने के लिए 4 साल चाहिए, ठीक है, 4 वर्ष। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में मास्टर बन जाएंगे व्याकरण के। अब आइएगा सूत्र एको गुण वृद्धि। अब इसमें तो कोई समास नहीं है, जहां पर 2 शब्द होंगे वहीं तो समास होगा। यहाँ 2 शब्द इकट्ठे हैं, तो यहां पर विग्रह करेंगे समास का गुणश्च वृद्धिश्च। गुण वृद्धि, गुण और वृद्धि, इसमें कौन सा समास है? इतरेत्तर द्वंद्व। क्यों? क्योंकि द्विवचन है, और वृद्धि शब्द के अनुसार ये स्त्रीलिंग है। चकार होने से तथा द्विवचन होने से इतरेत्तर योग द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व द्विवचन भी होगा, 2 है तो, और चकार अर्थ गुण और वृद्धि है, इसलिए क्या इतरेत्तर योग द्वंद्व हो गया। आइएगा थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे अगली कक्षा में करेंगे। आज अधिक हो जाएगा, ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है थोड़ा। नंबर 4 सूत्र न धातुलोप आर धातु के समास। धातुरवयवः माने धातो अवयव, धातु अवयव, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। धातु का अवयव, धातु अवयवस्य लोपो यस्मिन तत् धातु लोपम। अब ये यस्मिन आ गया, यस्य यस्मिन ये बताया था, तो बहुब्री होगा। तस्मिन धातु लोपे, इसको कहते हैं उत्तर पद लोपी बहुब्री समास। पहले तो यहां पर वास्तव में क्या है ध्यान रखेंगे, ये धातु लोप है। यहां पर धातु लोप शब्द वास्तव में धातु अवयव इतना शब्द है, तो धातु के साथ में अवयव का समास षष्ठी होता है। यहां पर धातु अवयव, धातु अवयव, धातु अवयवस्य लोपः यस्मिन। अब इसका बहुब्री कर रहे हैं। बहुब्री थोड़ा अलग बहुब्री है। इसमें क्या है, बहुब्री करते समय इस अवयव शब्द का लोप करेंगे, तो धातु लोपम तस्मिन। तस्मिन सप्तमी है, इसलिए सप्तम पद है तो तस्मिन लगाते हैं बाद में, तस्मिन धातु लोपे। अब ये क्या है, बहुब्री ही है, परंतु बहुब्री के साथ में उत्तर पद लोपी बहुब्री है। उत्तर पद लोपी अर्थात ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इस पद के रहते हुए इस उत्तर पद का लोप कर दिया इसमें, और बहुब्री समास किया है। अन्य पदार्थ का बोध हो रहा है,
धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसके जिसके रहने पर, तो जिसके रहने पर हुआ है ना, उसको कहने के लिए कहते हैं धातु लोपम। अन्य पदार्थ आ रहा है इसमें, ये थोड़ा अभी कठिन होगा, ये वास्तव में सूत्र पढ़ेंगे ना तब अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। चलिएगा, ये हो गया। अब यहां पर, अच्छा यही बात हो गई, इसी से संबंधित है संकेत। संकेत तस्मिन का ग्रहण सप्तमी व्यक्ति के निर्देश के लिए है। किसी को शंका हो कि यहाँ पर विग्रह वाक्य में ये तस्मिन लगाया, तस्मिन इसलिए लगाते हैं कि सूत्र में जो पद पड़ा हुआ है जिस विभक्ति में, उस अंत में उस विभक्ति को बताने के लिए तस्मिन धातु लोपे, तो तद का हम रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? तद का। तो वही कहा इन्होंने, ये क्या है? तस्मिन का ग्रहण सप्तमी व्यक्ति के निर्देश के लिए है। संपूर्ण समास इसके अंदर क्या हुआ, क्या कहें, कोई कहें तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास, माने बहुव्रीहि समास और उसके गर्भ में षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे माता होती है, माता के गर्भ में यदि बच्चा है तो माता के ग्रहण से कहते हैं गर्भवती माता। गर्भवती माता से कहने से मरते हैं, माता और माता का बच्चा दोनों का ग्रहण होता है। वैसे ही ऐसे करेंगे षष्ठी तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास, तो इसका अर्थ होगा पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ फिर बहुव्रीहि समास हुआ। तो वही हुआ है यहां पर। यहां पर एक टिप्पणी दी है नंबर 1 पर, देख लेते हैं। इसको संस्कृत में इस प्रकार कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, जब व्याकरण आपको पढ़ाएंगे आगे अष्टाध्यायी, तब इसका हम ऐसा प्रयोग करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि, माने षष्ठी तत्पुरुष समास है गर्भ में जिस बहुव्रीहि के, ऐसा बहुव्रीहि। ठीक है, तो यहाँ गर्भ का मतलब है पहले, उसके अंदर। ठीक है, अब आइएगा गर्भित शब्द, प्रश्न बोला है गर्भित शब्द का क्या अभिप्राय है। ये बार बार शब्द प्रयोग होंगे इसलिए इनका अर्थ समझना जरूरी है। उत्तर है गर्भित का अर्थ मध्य में होता है। यहां पर समस्त पद में अंतिम समास से पूर्व आने वाले समास मध्य में आने वाले अथवा गर्भित कहलाते हैं। अंत में जो समास होगा, किसी कोई कई शब्दों का समस्त पद है, उसमें 2-3 समास हो रहे हैं, तो अंत वाले समास को छोड़ करके उससे पहले वाले जितने भी समास हैं वो सारे गर्भित होंगे, अर्थात मध्य में आने वाले। अतः धातु लोपे शब्द में अंतिम समास बहुव्रीहि से पूर्व होने वाला षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित कहलाता है, गर्भित तत्पुरुष समास। ठीक है, बस इतना ही आज करेंगे। अब आगे अगली कक्षा में इन सूत्रों में वही समास की पहचान करना सिखाया। ठीक है, क्योंकि आज अधिक हो जाएगा, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे तो पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु आपको समझ में भी तो आना चाहिए, ध्यान भी तो रखना है। ठीक, तो चलिएगा अब अगली कक्षा में समास को ही समझेंगे, इन सूत्रों में कैसे कैसे पहचानते हैं। चलिए मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।